नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपुल एंड इन्वायरमेंट भी कहते हैं, तो इस यूनिट से हम विगत वर्षों में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को प्रत्येक यूनिट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा रहा हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो होने वाला है और काफ़ी ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। इसके साथ ही साथ किसी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे मदों के 2 समूह दिए गए हैं। मदों का मतलब 2 अलग अलग समूह दिए गए हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। समूह 1 में जो है भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं, जबकि समूह 2 में उनके निस्तारण की विधियाँ दी गई हैं। दोनों समूह को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग अपना सही आंसर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पे कूट भी दिया गया है, यानी कि आप जब मैच कर लेंगे तो आपको जो A, B, C, D इस प्रकार से कूट दिया रहता है कि कौन कौन से कूट आपके राइट हो सकते हैं। तो मिलाने के बाद आपको सही ट्रिक लगाना होता है। तो पहले हम मैच कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो समूह 1 में पहले अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब आप प्रदूषक समझ सकते हैं, जो भी प्रदूषक निकलते हैं अपशिष्ट के तौर पे। और समूह 2 में यहाँ पे निस्तारण की विधियाँ, यानी कि ये जो अपशिष्ट निकलते हैं इनका निस्तारण जो है किस प्रकार से किया जाता है, इधर आपको समूह 2 में दिया गया है। तो पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और कौन सा किसके साथ मैच करेगा उसी प्रकार से आपको एग्जाम में मैच भी करना है। तो पहले आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपको ए में कि शुष्क अपशिष्ट। शुष्क अपशिष्ट का मतलब ड्राई जो होता है, यानी सूखा, जिसमें आप मान लीजिए कि आपके ग्लास आ गए, प्लास्टिक आ गए, तो इस तरह के अपशिष्ट जो है शुष्क अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। तो आप इनके निस्तारण की विधियों को देखेंगे कि वो किसके साथ मैच कर सकता है सही तरीके से। तो जो ऐसे अपशिष्ट जिनको जो है डिकम्पोस्ट नहीं किया जा सकता है, अगर उसको जलाया जाए या मिट्टी में दबाया जाए तो वो प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण होगा। अगर मिट्टी में दबाया जाए, अगर जलाया जाएगा तो वायु प्रदूषण होगा। तो उसको क्या किया जा सकता है निस्तारण के रूप में, आपको यह बताना है। तो देखिए, इसका जो मैच हो जाएगा वो आप चौथे के साथ। पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकलिंग। अगर प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट है जो कम प्रोसेस्ड है तो उसको रिसाइकल करके फिर से दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशनों पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं या जो गरीब लोग बहुत होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो पानी की बोतल हम लोग पी कर फेंक देते हैं, वैसे तो फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो उन बोतलों को वो कलेक्ट करते हैं, तो उन बोतलों से क्या होता है कि रिसाइकलिंग, यानी उसका रैपर निकाल दिया जाएगा, फिर से उसको प्रोसेस करके फिर से उसमें पानी भर के बेचा जाएगा, यानी रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल होगा। तो ये आपका शुष्क अपशिष्ट जो है पुनः चक्रण के द्वारा जो है निस्तारण किया जाता है। इसको आप इस प्रकार से मैच करेंगे। देखिए, अब जो सेकंड हमारा है गीला अपशिष्ट। गीला अपशिष्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके किचन के वेस्ट हो गए, जैसे सब्जियों के वेस्ट निकलते हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सारे जो हरी चीज़ होती हैं जो बेकार होती हैं उनको, जैसे साग सब्जी हो गए या फसल के कोई हरी चीज़ हो गए, काट के हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है, यानी इसको कैसे निपटाया जाता है। तो देखिए, इसका जो हमारा मैच करेगा वो पहले के साथ उर्वरक बनाने के कारण। तो जो हमारे किचन वेस्ट निकलते हैं, कोई हरी चीज़ जिसको आपको पता है कि जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इस पर ज़्यादातर आपको चीज़ें देखने को मिलती होंगी। तो ये जो गीला अपशिष्ट हमारा निकलता है किचन वेस्ट, इससे हम क्या करते हैं कि जैविक खाद बनाते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं लोग। तो उर्वरक बनाने के द्वारा, यानी उर्वरक इससे बना लिया जाता है, इस प्रकार से इसको निस्तारित किया जाता है। इसके बारे में आपको भी पता चल गया। अब तीसरा देखिए, विषैला अपशिष्ट। कुछ ऐसे केमिकल फैक्ट्रियों से अपशिष्ट निकलते हैं जो बहुत विषैले होते हैं, ना उनको पानी में आप डाल सकते हैं ना उनको जला सकते हैं। तो उनको कैसे निस्तारित करेंगे, तो देखिए ये आपका मैच कर जाएगा दूसरे के साथ, यानी जमीन में गाड़ने के द्वारा। ऐसे विषाक्त पदार्थ या ऐसे विषैले अपशिष्ट जिनका निस्तारण ना पानी में बहा के कर सकते हैं ना उसको जला सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर ऐसे डंप करके ऐसे डंप कर दिया जाता है और नीचे ये दब जाता है। भले से मिट्टी को तो नुकसान होता होगा, लेकिन जमीन में दबाकर जो है इसका निस्तारण किया जाता है। अब डी यहाँ पे हमारा मलिन अपशिष्ट। मलिन अपशिष्ट का निस्तारण कौन करता है, तो यहाँ पे
पे तीसरा, यानी मलिन का मतलब बस्तियों के अंदर जो भी अपशिष्ट निकलते हैं, जो गंदे चीजें निकलते हैं, तो उसका निपटारा कौन करता है? नगर पालिका के द्वारा, यानी नगर निगम जो होती है इसका निस्तारण करती है। वो भी 3 स्तर पर ये भी करती है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नगर निगम है, तो वो 3 स्तर पर इसका जो है निस्तारण करती है। पहले स्तर पर अगर ऐसी चीजें होंगी जिसको रिसाइकल करके यूज किया जाएगा तो उसको अलग कर लेगी। दूसरे नंबर पर अगर डिकम्पोस्ट करने योग्य कोई चीज होगी तो उसको डिकम्पोस्ट करके उसको खाद बना लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे अगर वो ऐसी कोई विषैली या विषाक्त पदार्थ है तो उसको जमीन में ये डंप करके दबा देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी में जो है नगर पालिका के लोग क्या करते हैं? वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट होता है, उसका निस्तारण करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नीचे मैं कोड भी दिखा देता हूं, जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाऊं, ताकि इससे जुड़े भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसको सॉल्व कर ले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित में से किसे एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा? देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन को बताने से पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो कोई एक विश्वविद्यालय है, उसमें एक कुलपति होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो कुलपति को इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा प्राथमिक कौशल उसके अंदर होना चाहिए जिससे वह विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या कैंपस में जो है माहौल का हो या संस्कृति को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा कौशल होना चाहिए? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए पहला जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय प्रबंधन कौशल उसके अंदर होना चाहिए। तो फिर बी ऑप्शन इसमें बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कौशल होना चाहिए। सी ऑप्शन है तकनीकी प्रबंधन कौशल होना चाहिए और डी ऑप्शन है मानव संसाधन प्रबंधन कौशल होना चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि एक कुलपति है किसी विश्वविद्यालय का और उसको जो है वहाँ के जो कैंपस है या परिवेश है विश्वविद्यालय का, वहाँ पे गुणवत्ता भी लाना है, वहाँ के संस्कृति या जो कल्चर है या माहौल है उसको भी मेंटेन रखना है। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा कौशल होगा जिसके वजह से ये सारा कुछ वो मैनेज कर पाएगा? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक कौशल। देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है प्रशासनिक कौशल होगा तभी वो एक बड़े से लेवल में, जैसे विश्वविद्यालय एक तरीके से संगठन है, बहुत समूह है, उसमें टीचर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कई सारे कर्मचारी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, परिवेश को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, जो कैंपस हमारा है वहाँ के जो माहौल है कैसे बेहतर रखा जाए, उसके अंदर जो है कुलपति के अंदर अगर प्रशासनिक कौशल नहीं रहेगा वो हैंडल सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत कुछ होता है, कभी तनाव हो जाता है, बच्चे स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, क्लासेज नहीं चलती हैं। तो इस सभी सिचुएशन को कोई कैसे मैनेज करेगा जब उसके अंदर प्रशासनिक कौशल नहीं होगा? तो कुलपति के अंदर जो है प्रशासनिक कौशल होगा तभी वो विश्वविद्यालय परिवेश में या उसके कैंपस में जो है क्वालिटी या गुणवत्ता ला सकता है और वहाँ का माहौल भी बेहतर रख सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पुनः नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक उद्देश्य हैं। बी ऑप्शन है नैदानिक और मूल्यांकनात्मक उद्देश्य हैं। सी ऑप्शन है संशोधनात्मक और भविष्य सूचक उद्देश्य हैं और डी ऑप्शन है निवारक और सुधारात्मक उद्देश्य हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पुनः नवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा इस्तेमाल कर सके, और यहाँ पे ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? अगर कोई भी ऊर्जा संसाधन पूरे पृथ्वी पे मैं कह रहा हूँ है ऊर्जा संसाधन, जिन ऊर्जा संसाधनों का आज हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, कोयला है, तो इन संसाधनों को मतलब कैसे हम यूज करें कि ये लंबे समय तक चले, इसी के लिए जो है ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये जो भी ऊर्जा संसाधन है उनका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करिए, अनावश्यक रूप से इसको बर्बाद मत करिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर हमें आने वाले समय में ऊर्जा संसाधनों का जो संकट होगा उसका सामना करना पड़ सकता है। तो उसी के लिए जो है ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, शिक्षा जो है
उनको शिक्षा दी जाती है, ऊर्जा के बारे में बताया जाता है, ऊर्जा जो संसाधन है कि उनका इस्तेमाल वो कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। शिक्षणात्मक का मतलब कि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब ऊर्जा संसाधन के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे एक आम आदमी है, गांव में रह रहा है, अब वो गाड़ी उसके पास है तो गाड़ी चलाता है, वो पेट्रोल जाके डलवाता है, खत्म हो गया फिर जाके पेट्रोल डलवाता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो तेल कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या वो हमेशा मतलब मुझे मिलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी ऊर्जा संसाधन हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं वो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक लिमिट स्टॉक में है और वो खत्म होने के बाद ऊर्जा संकट हमारे सामने तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संसाधन के जो संकट हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको जो है सही तरीके से उपयोग करना है ताकि हम एक जो है वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स को ढूंढ सके, फाइंड कर सके, उस पर जो है रिसर्च कर सके, खोजबीन कर सके। तो अन्वेषणात्मक का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि खोजबीन जो समझ लीजिए उस तरीके से कर सके। वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि पेट्रोल खत्म हो गया तो उसके ऑप्शन में कोई और ऊर्जा का जो है साधन हमारे पास हो ताकि खत्म होने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो सूर्य का प्रकाश हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स के रूप में तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस तो नहीं करता जिससे कि हमारी जो भी ऊर्जा की जो समस्या है उसको समाधान मिल सके। जैसे आप सोलर ऊर्जा से जो है कोई प्लेन नहीं चला सकते उतने सारे पैसेंजर को लेके, और कोई बड़ी गाड़ियां ट्रक नहीं चला सकते। तो है ऊर्जा का सोर्स, लेकिन उनका वैकल्पिक नहीं है जितना पावर जो जनरेट हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला करता है। तो यहाँ पर जो है रिसर्च की आवश्यकता है, खोजबीन की आवश्यकता है। तब तक हमें ये जो संसाधन है अच्छे तरीके से चलाना हो कि समय से पहले खत्म ना हो जाए ताकि हमारे सामने समस्या हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए निम्नांकित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है चालक बलों और अवरोधक बलों के बीच संतुलन कायम करना। बी ऑप्शन है चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोधक बलों की शक्ति को जो है घटाना। और सी ऑप्शन है चालक बलों की परवाह किए बगैर अवरोक, यानी यहाँ पे अवरोधक है, टाइप में मिस्टेक है, अवरोधक बलों की शक्ति को घटाना। और डी ऑप्शन है अवरोधक बलों की परवाह किए बगैर चालक बलों की शक्ति को बढ़ाना। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि कोई एक विश्वविद्यालय तंत्र है, उसके भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश है, तो वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से काम कर सके उसके लिए हमें इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए जिससे किसी भी विश्वविद्यालय तंत्र को हम बेहतर तरीके से चला सकें। जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय भी एक इकोसिस्टम की तरह होता है, उसमें शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उसके साथ साथ स्टाफ होते हैं, और एक वो परिवेश के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसी एक्सीडेंट भी वहाँ पे होते रहते हैं। जैसे आपको पता है स्ट्राइक भी हो जाता है, कभी बच्चे वहाँ स्ट्राइक पे बैठ गए तो वो पूरी तरीके से जो वहाँ का पठन पाठन कार्य है वो डिस्टर्ब होता है। तो कैसे हम उसको वेल मैनेज करें, आपको यहीं पे इन चारों विकल्पों में से बताना है कि क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी चालक बलों की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अच्छी तरीके से चले उसको बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, और जो भी अवरोधक बल होते हैं उसको हमें घटाने का कार्य करना चाहिए। जैसे कोई स्ट्राइक हो गया, कोई समस्या उत्पन्न हो गई विश्वविद्यालय के अंदर, तो उसको क्या करना, खत्म करना या उसका समाधान निकालना, और जो जिससे विश्वविद्यालय तेजी के साथ काम कर सके, पठन पाठन का कार्य हो सके, एग्जामिनेशन हो सके, बच्चे कुछ सीख सके, पढ़ सके, कैंपस में माहौल अच्छा रहे, उस शक्ति को क्या है, बढ़ाना। यानी कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाना, कोई अगर कुछ गलत काम करता है विश्वविद्यालय के अंदर उसको पनिशमेंट मिलना, या इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो विश्वविद्यालय को तेजी से काम करने के लिए क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती हैं, तो उसको घटाने का कार्य करना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। उन कथनों की पहचान करें जो इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संदर्भ में कुछ कार्य दिए गए हैं, और हमें यह बताना है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे कौन से कथन आते हैं, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं उसको दिखाता हूँ ताकि आप भी देख सकें, ताकि कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकें। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन जो है
पेयजल या स्वच्छता मंत्रालय का दायित्व होता है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा बताया जा रहा है कि इसमें जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से जो पहला कथन है उस पे ही आपका बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे पहले नंबर में जो दिया गया है आपका कथन, उसके उनके अंदर जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उनका वित्त पोषण, यानी कार्यक्रमों के दौरान जो पैसे खर्च होते हैं तो उनका वित्त पोषण करना, दूसरा कथन दिया गया है। और तीसरा यहाँ पे दिया गया चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय। चौथा है उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना। और पांचवा है क्षुधा शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और 6 नंबर पे दिया गया है भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना। और 7वां है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की निगरानी। तो अब आपको बताना है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का दायित्व क्या है इन सभी कथनों में से। और नीचे कोड भी दिया गया है, एक से अधिक भी कथन सही हो सकता है, तो उसके अनुसार जो है आपको ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हमारा कौन सा कथन सही है, यानी कि पहला यहाँ पे कथन सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से दूसरा सही हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद से 6 नंबर। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे आपका सही है। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि पेयजल और स्वच्छता जो हमारा मंत्रालय है वो भारत सरकार के अंतर्गत भी आता है और राज्यों में भी ये मंत्रालय होता है, तो इनका दायित्व क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया गया कि पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण करना और नियोजन करना, यानी कि पेयजल और स्वच्छता से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे अलग अलग भारत के क्षेत्रों में कहीं गंदगी ज़्यादा हो रही तो कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, उसके लिए कोई नियोजन प्लानिंग होना चाहिए। नियोजन का मतलब प्लानिंग, और कुछ नीति होनी चाहिए कि ताकि हम इस तरीके से जो है उस प्रदूषण को या स्वच्छता के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और पेयजल यानी कि अभी भारत के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने योग्य पानी नहीं है, तो कैसे वहाँ पे पीने योग्य पानी पहुँचाया जाए या पीने योग्य पानी का प्रबंध किया जाए। तो इसके जैसे कार्यक्रमों का जो है यहाँ पे नियोजन और निर्धारण करने की बात की गई है। बिना नियोजन, बिना प्लानिंग के, बिना नीति के जो है ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। तो पहले नीति का निर्धारण और इसका नियोजन करना आवश्यक है। तो आई होप कि ये पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए बताया जा रहा है कि वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, यानी कि अब इनको जब हम कार्यक्रम चलाएंगे, कोई भी पेयजल का प्रबंध करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो उसके अंतर्गत कुछ कॉस्ट या पैसे जो है खर्च होते हैं, तो उनका वित्त पोषण भी जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का काम होता है। आपको ये भी याद रखना है। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बताया गया कि चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पे बात हो रही है, यानी कि गैर सरकारी जो संगठन अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे पेयजल या स्वच्छता, तो उनके बीच में भी जो समन्वय बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी फंडिंग करनी पड़ेगी तभी वो कार्यक्रम को आगे करेंगे। तो इन सभी के बीच में समन्वय होना जरूरी है कार्यक्रम के बीच में। फिर 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे बताया गया कि भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, यानी कि स्वच्छ भारत का जो मिशन है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि आसपास का अपना परिवेश जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे हमारे देश में ऐसा है कि जैसे हम अपने घर को पूरा अच्छे तरीके से साफ करते हैं, लेकिन उस कूड़े को उठा के अगल बगल फेंक देंगे, यानी कि हमारे जो आसपास का परिवेश होता है उसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती, क्योंकि वो हमारा घर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास का परिवेश अगर गंदा रहेगा तो अगर गंदगी से एयर पोल्यूशन होगा, वो गंदगी हवा में जाएगी और वो हवा आपके घर तक आती है। ऐसा नहीं कि आप उस पोल्यूशन से या उस प्रदूषण से बच के रहेंगे। तो इसीलिए अपने आसपास का परिवेश भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे 6 नंबर के कथन में यही बताया गया कि भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, जो स्वच्छ भारत का मिशन है उसको लागू करना और लोगों को जागरूक करना कि अपने घर के साथ अपने आसपास का जो परिवेश है उसको साफ सुथरा रखना जरूरी है, ताकि लोगों को बीमारियां ना हो। क्योंकि देखिए स्वच्छता नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां जो है प्रदूषण की वजह से आती हैं। तो साफ सुथरा रहेगा हमारा आसपास का परिवेश, हमारा पर्यावरण, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती जल्दी। तो यहाँ पर ये 6 नंबर इस प्रकार से सही हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 6 नंबर का जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कूट में, वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा और 6 नंबर इसमें दिया गया है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इंजीनियरिंग में, बी ऑप्शन है वस्त्र में, सी ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र में और डी ऑप्शन है कागज और लुगदी उद्योग में। तो क्वेश्चन को समझना इस तरीके से है कि भारत में
जो है किस उद्योग में यानी किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी की अधिकतम खपत होती है, यानी कि पानी सबसे ज़्यादा लगता है, आपको वही बताना है। और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी दिसंबर 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत संयंत्र में। तो भारत में जो है कोई ऐसा उद्योग जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है तो वो उद्योग कौन सा है, तो ताप विद्युत संयंत्र उद्योग में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। देखिए ताप विद्युत संयंत्र का मतलब जो हमारे ताप विद्युत संयंत्र होते हैं जिससे कि बिजली बनाई जाती है, उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, इस भट्टी होती है, नीचे जो है कोयले को जलाया जाता है और इसमें पानी बहुत भरा होता है, और इस पानी जब बॉयल होता है तो पाइप के माध्यम से इस जो है वाटर वेपोरेशन यानी कि ये जो वाष्पित जो गैस है इसको पाइप से जो है लेकर जो है टरबाइन मशीन तक जाया जाता है और टरबाइन को चलाया जाता है, फिर उससे बिजली पैदा होती है। तो इस संयंत्र को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आप सोचते होंगे यह कि अब ये पानी तो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आजकल की जो ताप विद्युत संयंत्र है वहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि इस गैस से जब टरबाइन चला ली जाती है तो आगे जब ये गैस गुजरती है तो एक पाइपलाइन से इसको जहाँ पे पानी स्टोर होता है उस चैम्बर में लाया जाता है और फिर से ये ठंडा होकर पानी में बदल जाता है। तो इस तरीके से पानी को बार बार इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो पानी थोड़ा खर्च कम होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च क्या होता है, कोयला बर्न करके जो है इसको हीट किया जाता है, ये बॉयल होता है, तो जब ये गैस निकलती है तो पाइप से इसको गुजार के टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन चलाने से जो है बिजली मिलती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इंजीनियरिंग उद्योग में पानी कम खर्च होता है। हाँ, वस्त्र उद्योग में थोड़ा पानी लगता है क्योंकि कपड़ों की धुलाई होती है, फिर उनके जो धागे होते हैं उसकी कलरिंग होती है, तो इसमें भी पानी खर्च होता है। इसके साथ साथ कागज और लुगदी उद्योग में भी पानी खर्च होता है। लेकिन ताप विद्युत संयंत्र जो उद्योग है इसमें पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि पानी को ही बॉयल करके बिजली बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, इसको समझ लीजिए कि सल्फर डाई ऑक्साइड एक गैस है जो कि वायु प्रदूषण फैलाती है, यानी कि हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इस गैस की अगर अधिक मात्रा होती है तो इसको कम करने का काम इन चारों विकल्पों में से कौन करता है, आपको ये बताना है। जैव पादप के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें कि श्वेत देवदार और काई और शैवाल, बी ऑप्शन है टमाटर और पत्तेदार सब्जी, और सी ऑप्शन है तंबाकू, अंगूर और बाग सेम, और डी ऑप्शन है एप्रिकॉट जिसको अखरोट बोलते हैं, आड़ू और ग्लेडियोलस। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि हमारे वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी तो उस गैस को कम करने का काम कौन करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वेत देवदार जो वृक्ष होते हैं वो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करते हैं, यानी सोखता है। फिर काई जो होता है आपका, एल्गी जो होता है पानी में आप देखते हैं हरे हरे काई लग जाते हैं जिसको शैवाल बोलते हैं, तो ये जो है कम करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त कई और भी पौधे हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं, जिसमें आपका शीशम है, कपास है, सोयाबीन का पौधा होता है, मिर्च का। तो ये ऐसे पौधे हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता नहीं होती है। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है उसको भी आप याद कर लीजिएगा, SO2 होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब ये SO2 कैसे बनता है, तो जो S का मतलब हो गया सल्फर, तो सल्फर कहाँ से निकलता है, जो कल कारखाने होती हैं वहाँ की जो भट्टियाँ होती हैं जब जलाया जाता है तो उसमें से जो है सल्फर निकलता है, और जब सल्फर ऊपर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे O ऑक्सीजन के भी जो परमाणु होते हैं, तो सल्फर क्या होता है O2 के साथ मिलके आपका SO2 का निर्माण कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप को बड़ा भूकंप होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से यह बताना है कि भूकंप को बड़ा भूकंप होने की संज्ञा किस स्थिति में दिया जा सकता है। जब पैमाने पे क्या अंक या क्या मान हमें दिखाई दे तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बड़ा भूकंप है। और यहाँ पे कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, तो आपको इन आंकड़ों के आधार पे बताना है कि सबसे बड़ा भूकंप हम किन आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा भूकंप है। तो पहला जो ऑप्शन है 4.0 से लेके 4.9, बी ऑप्शन है 5.0 से लेके 5.9,
फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है 6.0 से लेके 6.9 और डी ऑप्शन है 7.0 से लेके 7.9। तो अब आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा ही जो है बड़े भूकंप को दर्शाता है, यानी कि इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो अब भूकंप कैसे आता है, भूगर्भ से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, जो उसकी ऊर्जा हमें महसूस होती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं धरातल पे। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है कई सारी लेयर्स हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो उसमें एक लेयर ऐसी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और उसमें से कई सारे गैसेस बाहर निकलती हैं, यानी वो ऊर्जा जब विमुक्त होती है और हमें धरातल पे महसूस होती है भूकंप के रूप में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप को किस पे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पे। ये भी याद रखना है आपको। एक स्केल मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे आप नॉर्मल स्केल देखते हैं तो इस पर कुछ नंबरिंग होती है 1 2 3 4 इस तरीके से। और ये यंत्र बेसिकली एक पेज होता है, रोलर होता है आपका। मैं पूरी तरीके से तो इसको बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ समझा के आपको। इस तरीके से एक रोलर होता है और यहाँ पे ये डिवाइस लगी होती है और इसमें एक पिन होता है इस प्रकार से। और ये आपका इसी पे क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो ये हिलता डुलता रहता है और इस तरीके से जो है एक यहाँ पे इस तरीके से बनाता है, यानी जहाँ पे ये लाइन लंबी जिग जैग की तरह ऐसे खिंची होगी, इसका मतलब वहाँ पे भूकंप क्या होगा, ज़्यादा तीव्र गति से आया होगा, यानी उसकी स्पीड माप कर ली जाती है। और यहाँ पे नंबरिंग होता है 2 3 4, जो नंबर के पास ज़्यादा पहुँचता है वो तीव्र गति का भूकंप इसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि रिक्टर स्केल पे जो है भूकंप को मेजर किया जाता है और भूकंप को जिस यंत्र से मेजर किया जाता है वो सिस्मोग्राफ होता है, आपको याद रखना है। तो रिक्टर स्केल पे भूकंप को मापा जाता है और कौन से यंत्र में, तो सिस्मोग्राफ में। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। बायोमास, बायोगैस का आपने नाम सुना होगा। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां या तना वगैरह वगैरह नीचे गिर जाती हैं, उनके सड़ने गलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो बायोगैस के रूप में होती है और उसमें भी ऊर्जा होता है और उन ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, वाणिज्यिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है। बी ऑप्शन है न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। या डी ऑप्शन है दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो आपको बताना है कि बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बायोमास या बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है। ये जो पेड़ पौधे होती हैं इनको पत्तियां सड़ने गलने से, या तो जो जब इनको जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमने फसल उगाई, उसको चारे के रूप में हमने इस्तेमाल किया, जानवरों ने उसको खाया, फिर उन्होंने अपने मल को त्यागा, फिर उनके सड़ने गलने से ये गैस उत्पन्न होती है। तो एक कुछ लंबी प्रक्रिया। तो इन सभी को उगाने के लिए जो है सबसे अधिक क्या पड़ेगी, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका दोहन करके या तो इसको डायरेक्ट जलाकर आप, जैसे कि कोई भी आपने जैसे मान लीजिए धान की ही खेती की, उसका पुआल हुआ तो पुआल को आप जलाकर डायरेक्ट उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसको सड़ने गलने दे सकते हैं। सड़ने गलने के बाद जो ह्यूमस उसमें उत्पन्न होगा, जो गैस बायोगैस बनेगी, तो उसका भी आप स्टोरेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा के रूप में। तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे जो बेसिकली आपके जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए आपको जो है अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है। जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा को जैव ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर अब वो पेड़ पौधे तो उनकी एक आयु होती है, तो उसके बाद वो डेड हो जाएंगे, तो उनकी पत्तियाँ जो हैं या उसके तने हैं, ब्रांचेस हैं, वो सड़ेंगी गलेंगी। या तो सूख जाने पर डायरेक्ट आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए जला के, या तो फिर उसको सड़ने गलने देंगे, तो फिर वो सड़ने गलने के बाद बायोगैस के रूप में बदलेगा, यानी जैव ऊर्जा में, तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊर्जा का जो है फ्लो मतलब माध्यम बदल जाता है। सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे अपने अंदर ऊर्जा को लेते हैं, यानी ऊर्जा उसमें निहित है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आई होप कि आप क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पर भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है अभिकथन और एक कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन में दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव का कारण बढ़ाएगा। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कारण, कि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
तो अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि ए सही है किंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो अब आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब कैसे ये सही क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए अभिकथन ए में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव का कारण बढ़ाएगी। जलवायु परिवर्तन कहीं भी जो है वहाँ के समाज में जो है तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे मानव समुदाय पे पड़ता है। यहाँ पे कारण देखिए क्या बताया कि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन से जो खाद्य उत्पादन हम करते हैं, जो भी फसलें हम उगाते हैं, तो उन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी हालिया के आपने एक केस को देखा था कि इटली में एक जगह ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है तापमान बढ़ गया, जहाँ पे सेबों की खेती अब पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे आप सेब उगा रहे हैं, अगर जलवायु परिवर्तन से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आप सेब वहाँ नहीं उगा पाएंगे। कहीं पे बारिश हो रही है, वहाँ बारिश होना कम हो गया तो वहाँ पे आप चावल जैसे फसलें नहीं उगा सकते। कहीं पे आप गेहूँ उगा रहे तो ठंडा के बजाय वहाँ गर्म मौसम हो गया तो आप वहाँ गेहूँ नहीं उगा सकते। तो जलवायु का जो है हमारे समाज पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि जलवायु परिवर्तन होगा तो हम पे कुछ नहीं प्रभाव होगा, तो सीधे मौसम में परिवर्तन होता है। यानी जहाँ पे ठंडा है तो वहाँ गर्म हो जाएगा, कहीं पे गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, कहीं पे बारिश नहीं आ रहा था तो वहाँ पे जो है बारिश होने लगेगी, जहाँ पे सूखा मतलब जहाँ पे बारिश बहुत होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। तो ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप होता है। और इसका सीधा प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है, मानव समुदाय के ऊपर पड़ता है, चाहे किसी भी देश की बात हो रही हो। यहाँ पे भारत के संदर्भ में दिया, लेकिन किसी देश के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट करके समझ सकते हैं। तो सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपका अभिकथन भी सही है। और यहाँ पे आर यानी उसके कारण से जो है मौसम परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, मौसम परिवर्तन होगा तो जो खाद्य उत्पादन हम करते हैं, खाद्य फसलें हैं, उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों सही हमारा हो जाएगा। और अभिकथन को जो है कारण को जो अभिकथन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या जो है करता है सही तरीके से, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हालिया अध्ययन से पता चला है कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है, आपको इसके संदर्भ में बताना है। कि हालिया में एक अध्ययन हुआ, एक रिसर्च हुआ और उससे यह पता चला कि गंगा नदी जो है आने वाले भविष्य के समय में अधिक साफ सुथरी नहीं रहेगी। और आपको यहाँ पे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एक कारण नहीं सही है उसको बताना है, यानी तर्क जो गलत है उसे बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, नदी के प्रवाह का क्षीण होना। क्षीण होने का मतलब कि जो उसकी प्रवाह धारा है उसका कम हो जाना। और बी ऑप्शन है जल शोधन संयंत्रों की विफलता। और सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। और डी ऑप्शन है बढ़ा हुआ जलमल। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। तो ये तर्क जो है गलत है। किसके संदर्भ में, हालिया में जो शोध हुआ है, जो अध्ययन हुआ है, जिससे यह पता चला है कि गंगा नदी जो है निकट भविष्य में आने वाले समय में जो है अधिक स्वच्छ नहीं रहेगी, उसके संदर्भ में कौन सा तर्क गलत है, तो जलवायु परिवर्तन। इसके कारण से जो है ये जो है समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये समस्या किससे उत्पन्न होगी, आपका जो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया, नदी के प्रवाह का क्षीण होना, यानी कि इसके बहाव कम होने के कारण। आप देख सकते हैं कि अभी कई सारे आर्टिकल छपे हुए थे जिसमें यहाँ पे दिखाया गया था कि वहाँ पे गंगा के जो पानी में है जो हरी हरी काई है वो उत्पन्न हो रही है, जो शैवाल है वो उत्पन्न हो रहे हैं। वो किसके कारण, जो इसकी प्रवाह है उसके कम होने के कारण। और यहाँ पे दिखाई दिया है बी ऑप्शन, जल शोधन संयंत्रों की विफलता, यानी कि जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया है कि जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो शहर है, जो वहाँ से जो मल निकलता है जल मल द्वारा, तो उसको कैसे फिल्टर करके नदियों में बहाया जाए, तो वो भी पूरी तरीके से विफल है। वहाँ पे पानी जो है पूरा गंदा ही जो नदी में अभी भी जाता है। और यहाँ पे डी जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया, बढ़ा हुआ जलमल, यानी कि जो शहरों से और भी गंदगी बढ़ चढ़ के जो निकल रही है नाली और बड़े बड़े नालों से, और जो कि फिल्टर नहीं
हो पा रहा है और डायरेक्ट जाके नदी में गिरता है। तो इसके कारण से जो है आने वाले समय में गंगा नदी जो है पूरी तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा वो गंदी हो जाएगी। जैसे कि आप इस समय यमुना की हालत देख रहे हैं, वही हाल जो है गंगा नदी का हो जाएगा, क्योंकि इसका बहाव भी रुक गया। बहाव रुकने का कई सारा कारण है। जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बड़े जगह जगह पे उसके लिए डैम बनाया गया जिससे बिजली उत्पादन की जाती है, उससे पानी को दूर दूर क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है जैसे नहरों के माध्यम से, तो उसका प्रवाह कम किया जाता है नदी का। तो नदी का प्रवाह कम होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इकोसिस्टम हमारा बना हुआ, जो नेचुरली रूप से सिस्टम, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये तर्क जो है गलत है, बाकी तर्क आपके सही हैं। किसके संदर्भ में, इस क्वेश्चन के। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घ अवधि प्रभाव क्या होगा। दीर्घ अवधि में इसका प्रभाव क्या होगा अगर हम ज़्यादातर वनों की कटाई कर देते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की घटी हुई मात्रा, और बी ऑप्शन है निचली भूमि में बाढ़ आने की घटना में कमी, और सी ऑप्शन है आपका इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा, और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन में वृद्धि। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र यानी जो बड़े क्षेत्र में वर्षा वन होते हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा कटाई कर दी जाती है, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो इसका दीर्घ अवधि में क्या परिणाम हो सकता है, इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपरदन में वृद्धि। अगर हम बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र को काट देते हैं या उसकी कटाई कर देते हैं तो दीर्घ अवधि बाद यानी आने वाले समय में मृदा अपरदन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जहाँ तक उनकी जड़ें फैली होती है वहाँ तक वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, जिससे बारिश के समय में उस पानी से मिट्टी का कटान नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इन पेड़ों को काट देंगे तो आने वाले समय में जब बारिश होगी तो उन क्षेत्रों की मिट्टी कटकर जो है घाटियों में आए। अगर पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हो रही तो घाटियों में आएगी, या तो फिर जो मैदानी भाग में हो रही तभी वहां भी मिट्टी जो मृदा अपरदन है उसका कटाव होगा। देखिए इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नदियों का प्रवाह भी कम हो जाता है। जैसे मिट्टी कटाव होने से, ये मिट्टी कटा हुआ जब नदियों में जाता है तो नदियों का जो स्लोप है वो समतल होने लगता है, जिससे पानी का बहाव कम हो जाता है। तो पूरा ये जो सिस्टम हमारा होता है या नदी तंत्र कह लीजिए, सारा सिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका बेसिकली प्रभाव क्या होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी। तो पेड़ों को इसीलिए लगाया जाता है कि पेड़ तो ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ इनका बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। जो मृदा अपरदन होता है उसको कम करने में इनका बहुत ज्यादा सहयोग है। तो ज्यादा अगर हम पेड़ काट देंगे तो मिट्टी की कटाव जो है बहुत ज्यादा होने लगेगी, जिससे हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपरजीवी नहीं होते, अभिकथन में दिया गया है। और कारण में बताया जा रहा है कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य हैं। तो अब आपको इन चार विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, और बी ऑप्शन है यहाँ पे ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ए गलत है किंतु आर सही है। अब कैसे ये सही है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए अभिकथन में दिया गया कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपरजीवी नहीं होते हैं। देखिए अपरजीवी नहीं या परजीवी होते हैं, यानी कि पर्यावरण का जो है पूरी तरीके से जो है समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण जो है समाज को प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पे अभिकथन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और कारण में यहाँ पे बताया गया कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है, यानी कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन इनके उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्यावरण भी जो है समाज को प्रभावित करती है और समाज भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। समाज अपनी जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, किसी प्रकार की एक्टिविटी से वो सीधा पर्यावरण को प्रभावित करता है। और आज के समय में आप इसको देख सकते हैं कि बढ़ती हुई शहरीकरण है, सिटी का जो निर्माण हो रहा है, जिससे जंगलों की कटाई हो रही है, बढ़ती हुई आबादी से जो है कई सारी
समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनका उद्देश्य जो भी हो, अलग अलग हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, यानी कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि कौन कौन से कथन हमारे सही हो सकते हैं। पहले कथन को पढ़ लेते हैं। पहले कथन में दिया गया वातावरण में पार्श्व परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है। और तीसरा है ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। तो अब तीनों कथनों पे आपको गौर करना है, समझना है और बताना है कि कितने स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। देखिए पहले में क्या बताया गया है कि वातावरण से पार्श्व परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संख्या दी जाती है। इस एल्बिडो का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ़ होता है, एल्बिडो उसे कहते हैं जहाँ पे जो ताप आपका सूर्य से आता है और वो परावर्तित हो जाता है, उसी को जो है एल्बिडो कहते हैं उसका। जैसे बर्फ़ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे बर्फ़ इसी कारण से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भी वहाँ तेज़ी से बर्फ़ पिघलती नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है उष्मा को होल्ड नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो उसका एल्बिडो है। और सभी का अपना कुछ एल्बिडो होता है, चाहे मिट्टी है चाहे बर्फ़ है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वातावरण में पार्श्व परिवर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जहाँ से जो है आपके सूर्य की जो किरणें होती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं पुनः, तो वो उसका एल्बिडो होता है, उसको एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। दूसरा है आपका काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है या आवश्यक है। तो देखिए काया का मतलब होता है शरीर और यहाँ पे अक्षुण्ण का मतलब होता है सदैव, यानी कि शरीर का तापमान सदैव बनाए रखने के लिए संतुलन में वातावरण का होना आवश्यक है, जरूरी है। अगर हमारा वातावरण या एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का तापमान जाहिर सी बात है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी, कहीं हमारा लाइफ भी नहीं रहेगा। तो वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए, और ये हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से। और तीसरा देखिए कैसे नहीं है, आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन के रूप में मैं आप सभी को छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कथन क्यों नहीं हमारा राइट हुआ है। ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि क्यों ये हमारा राइट नहीं हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस काल अवधि में मनाया गया। आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस काल अवधि में मनाया गया। पहला जो ऑप्शन आपके लिए है 1991 से 2000 में, बी ऑप्शन है 1981 से 1990 में, और सी ऑप्शन है 1971 से लेकर 1980 में, और डी ऑप्शन है 1965 से लेकर 1975 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1981 से लेके 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक जो है 1981 से लेकर 90 की कालावधि में मनाया गया था। आपको इसे याद रखना है। देखिए और भी कई सारे जो है पेयजल आपूर्ति से संबंधित जो है आयोजन किए गए थे, जैसे आप संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है इसका आयोजन 1977 में किया गया था, और इसके बाद से जो है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक जो है आपको जो मैंने अभी बताया 1981 से लेकर 90 के बीच में किया गया था। फिर इसके बाद से जल और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन एक बार किया गया था 1992 में, और इसके बाद से एक और सम्मेलन हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 1992 में किया गया था। और सभी का जो मेन फोकस था इस आयोजनों का वो जो जल संसाधन है उसको संरक्षित करने पे था, पूरी तरीके से आप ये कह लें। तो इसको आप याद रखिएगा, जो बाकी के डिटेल में बताता हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पे उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है और इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। तो देखिए पहला यहाँ पे कथन आपको जो दिया गया है कि पहला बताया जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश को पहले समझ लीजिए कि फ्लाई ऐश होता क्या है। जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है भाप के द्वारा। तो वहाँ पे एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है और नीचे से हीट दिया जाता है। एक भट्टी होती है मान लीजिए ताप विद्युत संयंत्र का, और इस भट्टी में नीचे से कोयले को बर्न किया जाता है और ये पानी उबलता है। उबलने के बाद जब गैस के रूप में पानी बदल जाता है तो एक पाइपलाइन से उस गैस को आगे ले जाया जाता है और उसी गैस से टरबाइन को चलाया जाता है, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये प्रोसेस में ये जो भट्टी में जो कोयला जला हुआ है तो इसके अपशिष्ट को, ये जो फ्लाई ऐश है, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंजर भूमि के विकास में, तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं में, और चौथा है ईंट उद्योग में, और फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन कूटों में से कौन सा ऑप्शन सही है, चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, यानी सूक्ष्म पोषक के रूप में भी जो है इस फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है, और दूसरा बंजर भूमि के विकास के लिए, यानी कोई ज़मीन बंजर है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लाई ऐश का, और तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं को बनाने में भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है। देखिए फ्लाई ऐश के द्वारा जो है सीमेंट को बनाया जाता है और सीमेंट से जो है बांध और जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसको बनाया जाता है, और ईंट उद्योग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि भट्टी में जब हम कोयला जलाते हैं तो उस भट्टी की जो चिमनी होती है साइड में लगी होती है, तो उसमें जो फ्लाई ऐश का मतलब उड़न राख कह लीजिए, तो जो उड़ के ये कण जाते हैं तो ऊपर एक मशीन लगी रहती है फिल्टर करने वाली, और वो उस फ्लाई ऐश को कलेक्ट करती है और उसी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल जो है इन सभी में किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, इसके वजह से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूकंप का, बी ऑप्शन है भूस्खलन का, और सी ऑप्शन है भंजन हरिकेन का, और डी ऑप्शन है सूखा। देखिए हरिकेन यहाँ चक्रवात से यहाँ पे संबंधित है, तो यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक विपदा है जिसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूखा। तो सूखा को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब सूखा है। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वो क्षेत्र जो है सूखा से ग्रसित हो जाता है, और सूखा से ग्रसित होने के वजह से वहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे सूखा क्षेत्र हैं, आप जो डेजर्ट्स देखते हैं वो भी वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो वो सभी सूखा क्षेत्र हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कि वह कब से शुरू हो सकता है और ये सूखा कब से ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप भूकंप के बारे में बता सकते हैं। भूकंप जो है अर्थक्वेक कब उत्पन्न हुआ और ये कब खत्म होगा, इसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चक्रवात के बारे में भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और भूस्खलन के बारे में, लेकिन सूखा के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कब शुरू होगा और कब तक चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन में दिया गया कि अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, जिसके वजह से अंतः वायु प्रदूषण जो है स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ये तर्क में बताया जा रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है? बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी ऑप्शन दिया गया ए सही है परंतु आर आपका गलत है, और डी ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप सभी बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। कैसे, आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभिकथन में यही बताया गया कि अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तो जैसे कि अब मैं बता देता हूँ कि अंतः वायु प्रदूषण का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग जो है यह बताया गया कि 300 करोड़ लोग जो है
2018 का ये क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ये बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह बताया गया कि जो 300 करोड़ लोग हैं विश्व में, अभी भी ये जो क्या करते हैं कि लकड़ी या कोयला या गोबर से बने उपले या फसलों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उनको सुखाकर उनके इस्तेमाल से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और इस खाना बनाने के दौरान जब ये जलता है तो इससे बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, जैसे कि जो सूक्ष्म कण होते हैं इसके जलने से निकलते हैं, और एक गैस निकलती है आपकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इनकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके वजह से ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अंतः वायु प्रदूषण जो है स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तो भाई साहब खतरा है, अगर आप लकड़ी या कोयला या और भी कुछ गोबर से बने उपले आप जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस निकलती है, और उसके साथ साथ जो है सूक्ष्म कण भी जो होते हैं जो आपके शरीर में चले जाएंगे, फेफड़ा खराब हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, और तर्क में यही बताया जा रहा है कि अंतः पर्यावरण वायु प्रदूषण का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है चूल्हे पे जो है खाने बनाए जाते हैं। बाकी जो है सरकार की तरफ से कई सारे जो है योजनाएं चलाई गई, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, तो उससे कई लोग लाभान्वित हुए, जिससे कि चूल्हा पर बनाना उनका छूट गया। लेकिन अभी बहुत सारी जो है पब्लिक अभी चूल्हे पे खाना बनाती है। जब वो खाना बनाते हैं तो चूल्हे से कई सारे जो गैस जलने के बाद निकलता है तो वो उनकी शेड जो होता है उसे टकरा के नीचे आता है, और जो व्यक्ति होता है उसको इनहेल करता है, जिससे उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पर यही बताया गया है तर्क में कि अंतः पर्यावरण वायु प्रदूषण का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इसका विसर्जन बाहर नहीं हो पाता है, वहीं पे रहता है, जिसके वजह से ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसीलिए हमारा ए और आर दोनों सही है। सही है, अगर आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, लेकिन ये आपका राइट है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है और सही व्याख्या है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान करना है। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है ताप विद्युत संयंत्र, इसको शॉर्ट नेम में TPP से इंडिकेट किया गया है, जिसका मतलब है ताप विद्युत संयंत्र। फिर उसके बाद है आपका सेकेंड विशाल जल विद्युत परियोजना, जिसको LHP से यहाँ पे संबंधित किया गया है, या इसको शॉर्ट नेम में संबोधित किया गया है। फिर उसके बाद सेकेंड है परमाणु ऊर्जा जो है, जिसको NE से इंडिकेट किया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी से। फिर उसके बाद से है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको RE से इंडिकेट किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। तो अब हमें बताना है, इसका सही क्रम लगाना है कि सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, फिर उस तरीके से यानी ज़्यादा से कम की तरफ हमें आना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है 4 विकल्प। अगर आपको कोई भी ऑप्शन करेक्ट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है TPP, RE, LHP और NE। बी ऑप्शन दिया गया है TPP और LHP, फिर RE और NE, और सी दिया गया है यहाँ पे LHP, TPP और उसके बाद से दिया गया RE और NE, और लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया LHP और TPP, और फिर उसके बाद से NE और RE। तो अब बताना है आपको कि सही क्रम इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे TPP, उसके बाद से LHP, फिर RE और NE। TPP का मतलब मैंने आपको बताया कि ताप विद्युत संयंत्र इसका होगा। फिर उसके बाद से LHP का मतलब भी मैंने बताया विशाल जल विद्युत परियोजना, ये आपका लिक्विड जो है पावर से ये पूरी तरह से रिलेट है। फिर उसके बाद से RE का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा, फिर NE का मतलब न्यूक्लियर पावर। तो सबसे ज़्यादा पहले आपका यहाँ पे TPP से आपका जो उत्पादन होता है विद्युत का भारत में, वो है आपका 68.14% जो है इससे विद्युत का उत्पादन होता है। किससे? ताप विद्युत संयंत्र से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका LHP था, विशाल जल विद्युत परियोजना, इससे जो है आपका 17.55 यानी 55% जो है उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद से मैंने बताया RE का जो नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इससे जो है 12.20% जो है उत्पादन होता है विद्युत का। फिर उसके बाद से NE है न्यूक्लियर एनर्जी, तो इससे जो है आपका 2.12% जो है
विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ क्रम है। पहले सबसे ज़्यादा ताप विद्युत संयंत्र से बिजली बनाई जाती है पूरे भारत में, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से विशाल जल विद्युत परियोजना यानी बांध जो बनाया जाता है, फिर उसके बाद बांध का पानी छोड़ के टरबाइन को चलाते हैं, फिर उससे विद्युत उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद जो नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं, जिसमें सौर ऊर्जा जो सोलर पैनल से एनर्जी तैयार की जाती है, विंड टरबाइन भी इसमें आती है, विंड जो वायु ऊर्जा होती है। उसके बाद लास्ट में आपका था एनी यानी न्यूक्लियर एनर्जी, यानी 2% यानी 2.12% के आसपास विद्युत भारत में बनाया जाता है। तो ये क्रम हमारा था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग, बी ऑप्शन है अशोधित वाहित मल, और सी ऑप्शन है कृषि वा, और डी ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अशोधित वाहित मल। जैसे कि हमको सभी को पता है कि किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी सभ्यता या शहर के विकास के लिए नदी का होना बड़ा आवश्यक है, और जितनी भी सिविलाइजेशन या सभ्यता का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। लेकिन उन्हीं सभ्यता यानी कि आज की जो ये वर्तमान सभ्यता कह लीजिए, यहाँ से इतना जो है वाहित मल निकलता है, और इन मलों के निस्तारण जो है नदियों में किया जाता है, जिसकी वजह से नदियाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती हैं। तो जितने भी आप शहर देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जो है दिल्ली का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है शहरों का पानी के माध्यम से जो है यमुना नदी में बहा दिया जाता है। जो बातें की जाती है कि नहीं उसको फिल्टर किया जाता है, कितने हद तक फिल्टर किया जाता है वो आपको भी पता है, नहीं तो नदियों का हाल इतना बुरा नहीं होता। तो सोच लीजिए कि ह्यूमन को जो चीज़ें, जैसे नदी जो है जीवन देती है, सब कुछ देती है, जिससे वो सभ्यता विकसित हो रही है या हो चुकी है, उसी में हम क्या करते हैं कि अपने जो वाहित मल है उसको प्रवाहित करते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, इंडस्ट्री भी हो सकती है, और शहरों के जितने अपशिष्ट मल है उनको भी बहाया जाता है। कुछ धार्मिक कारण भी है, लोग आस्था में भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे गंदगी करते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका अशोधित वाहित मल जो है नदियों के प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण है भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका अमोनिया एवं ओजोन, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, और यहाँ पे सी ऑप्शन है कार्बन टेराफ्लोराइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो आई होप कि आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। ये जो है उष्मा को ज़्यादातर कंटेंट करती हैं, और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करने में योगदान करती हैं। लेकिन अगर इन गैसों की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाता है, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन होने लगता है। यानी कि कहीं पे अगर ठंड पड़ रही है तो वहाँ पे जो है गर्मी होने लगती है। तो ये सारा कारण किसके वजह से होता है, ये ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण होता है। और ये अधिकता कब होती है, ह्यूमन के द्वारा होती है। ह्यूमन जो है इन गैसों की अधिकता करता है या इसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। आपको बताना है इन सभी कथन में से कि कौन सा एक कथन जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। पहला यहाँ पे देखिए कथन में दिया गया कि यह पशुओं में आनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता है। दूसरा है मृतिका के विविध खनिजों में असंतुलन उत्पन्न करता है। तीसरा, यह रक्त संचरण को अवरुद्ध कर देता है। और चौथा है यह कैंसर का कारण है। तो आपको इन सभी कथनों में से बताना है कि कौन सा एक कथन रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और सही कूट का आपको चयन करना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाए, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी
पहला और चौथा यहाँ पे। तो यहाँ पहले में दिया, यह पशुओं में आनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियर जो परमाणु बम जो शक्ति जो देश अपने आप को कहते हैं, अगर उसको ब्लास्ट किया जाता है तो उससे भी उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ आपके फ़ोन से, इवन बहुत सारी चीज़ों से जो है रेडियो एक्टिव आपके प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है निकलते हैं, और इनका निस्तारण बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, जिससे ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आने से रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अवांछनीय परिवर्तन होता है, यानी कोशिकाओं में वृद्धि होता है। और ये क्या करती हैं कि जो हमारी नसें होती हैं उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसको ट्यूमर, जो कोशिकाएँ आपस में वो ऐंठने लगती हैं। ये कैंसर का एक रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या एक होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये जो है पशुओं में भी समस्या उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ चौथा है जो ये कैंसर का कारण है। कैंसर क्या है कि कोशिकाओं का जो है ये गुट टाइप में बन जाता है, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं लोग। तो गांठ जिसको बोलते हैं, कि वो कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में ऐंठ जाती हैं। जब कोशिकाएं ऐंठ जाएंगी आपस में तो ब्लड की सर्कुलेशन जो अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो आपको पता होगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसी तरीके से एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को उस पर डाला जाता है और जिससे उस कोशिकाओं को जो है मतलब नष्ट किया जाता है, जो अवांछनीय रूप से बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों में से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन जैव विविधता के लिए जो है माध्यमों से जो मानव अस्तित्व का आधार बना है। इन सभी विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे सही कूट का भी चयन करना है आपको। एक से अधिक भी आंसर आपके सही हो सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। देखिए, पहला दिया गया मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, और तीसरा है अपशिष्ट का पुनःचक्रण, और चौथा है शास्य परागण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर, मृदा निर्माण, यानी मिट्टी का निर्माण होना भी जरूरी है। जो नई मिट्टी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर से। वहाँ पे आप जो है अनाज को बो देंगे और बहुत ही अच्छी फसल होती है उससे। फिर दूसरा है आपका मृदा अपरदन की रोकथाम से। तो मृदा अपरदन का रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। अगर मृदा अपरदन का रोकथाम नहीं होगा, यानी कि जिन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड कर कर रखती हैं। और तो ये ज़रूरी है आपका मृदा अपरदन की रोकथाम, क्योंकि जो है आपकी उपजाऊ मिट्टी अगर कट के बह जाएगी तो समस्या है ये। और फिर तीसरा है आपका अपशिष्ट का पुनःचक्रण, यानी कि जो हमारे अपशिष्ट निकलते हैं उनके रिसाइकलिंग, यानी जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे है शास्य परागण, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका पॉलिनेशन, यानी कि जो भी फूल आप देखते हैं खिलते हैं, अगर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो कीट होते हैं, अगर वो पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो फूल जो है नहीं पॉलिनेट होगा, तो वो फल उसमें नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जैव विविधता के अस्तित्व के लिए ये सभी बहुत ज़रूरी हैं, मृदा निर्माण होना, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और शास्य परागण, ठीक है। तो इस शास्य परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन, जैसे पॉलिनेट होते हैं, जैसे मेल फ्लावर होता है तो इस तरीके से मतलब वो उस पर बैठ के फिर उसको पॉलिनेट करता है, जिससे उसमें फ्रूट लगता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है कि वह एक पल्वमान वन स्थिति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। पल्व का मतलब तैरता हुआ। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो ऑप्शन है भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है केइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद से आपका सी ऑप्शन है केवाल देव घना राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी केइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो केइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यह विश्व में जो है इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है, ठीक है। तैरता हुआ ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध जो झील लोकटक झील है वो जो है इसका अभिन्न हिस्सा है।
तो ये कैसे अनूठा है, क्योंकि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो एरिया है टोटल वो 40 जो है वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आपको याद रखना है, 40 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पर? विष्णुपुर जिले में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत का एक क्षेत्र है, आपको याद रखना है। और विश्व में जो है ये इकलौता मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी पे तैरता है, आपको याद रखना है। तो पानी पे तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान वैसे भी अनूठा है, यहाँ अनूठे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है किससे, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया केवल संचयीकरण से, बी ऑप्शन है केवल संरक्षण से, और सी ऑप्शन है संचयीकरण तथा संरक्षण दोनों से, और डी ऑप्शन है केवल नियोजन से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संचयीकरण से तथा संरक्षण से जो है हमारा पर्यावरण संबंधित है। पर्यावरण प्रबंधन का मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है या पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको हम किस प्रकार से वेल मैनेज रखते हैं, यानी कि ज़्यादा उसका दोहन भी ना करें जिससे कि उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। उसको वेल मैनेज यानी कि जो हमें प्रकृति या पर्यावरण देती है उसको जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका संचय करना भी जरूरी है। संग्रह, जिस संचयीकरण का मतलब संग्रह होता है और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा देना, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, आसपास का इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे हैं, उनको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि वो एक तरह से हमें जीवन देते हैं। देखिए वो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन भी देते हैं, उसके साथ साथ वो हमें ईंधन भी देते हैं, यानी कि लकड़ी देते हैं, और बहुत सारी फल देते हैं, फूल देते हैं, जड़ी बूटियाँ, तमाम तरह की चीज़ें देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंसानी जो जीवन है उसको बचाए रखने के लिए पर्यावरण को भी बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यावरण डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंसान भी जो है ख़त्म हो जाएगा इस पृथ्वी से, क्योंकि पर्यावरण के वजूद से ही मानव का भी वजूद है। तो ऐसा ना समझिएगा कि पर्यावरण अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप बच जाएंगे। ये पर्यावरण डिस्ट्रॉय होगा तो सीधे ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होगा तो सीधे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके पास क्वेरी होगी, कुछ समझ में नहीं आया, डाउट भी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी, किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर। देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं, इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो से दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटी का, उसको आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी इस चैनल पर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।